हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यदि आप समास पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आया कि समास को पहचाने कैसे और परीक्षाओं में आप प्रश्नों को गलत कर दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि समास को आप कैसे पकड़ें और परीक्षाओं में आप प्रश्नों को कैसे सही करें। तो सबसे पहले तो ये है कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो होता है वो दो शब्दों का मेल होता है, यानी दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही समास कहलाता है। जैसे कि उसमें एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा और दोनों पदों को मिला दिया जाएगा तो एक नया पद बन जाएगा। और जो संधि होती है, तो संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे संधि हो जाती है और दो शब्दों के मेल से जहाँ पे विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे समास हो जाता है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। तो हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि भाई समास कैसे पहचानें, क्योंकि आपके पास समास 6 हो जाते हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। तो कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो समझ ही नहीं आते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास होगा। तो आइए हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये यहाँ पे कौन सा समास होगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि समास कितने होते हैं हिंदी में। तो मुख्यतया हिंदी में आपके 4 समास होते हैं, लेकिन 4 समास तो मान लीजिए वासुदेव नंदन के हिसाब से हो जाते हैं। मान लीजिए आपके ऑप्शन में 6 समास दिया गया है तो वहाँ पे 6 ही आप लगाएं, 4 ना लगाएं। अगर मान लीजिए 6 नहीं दिया है तब हिंदी में 4 समास होते हैं, क्योंकि जो आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के भेद के रूप में आपका कर्मधारय और द्विगु समास आ जाता है। बाकी कुछ विद्वानों ने इसको अलग अलग समास के रूप में माना है, तो इसलिए आपके 6 समास ही हैं। तो आइए हम पहला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो। प्रधान भी हो और अव्यय भी हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ये इसकी पहली डिफिनेशन है। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन है कि जहाँ एक ही शब्द, संज्ञा या विशेषण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। इसके कुछ ट्रिक हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। जब समास के पहले पद में आ, भर, यथा, अनु, हा, प्रति, यावत ये शब्द आए तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कुल मिलाकर के प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यथाशक्ति है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो इसमें आपका शुरुआत में यथा आ गया, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। वैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, आजन्म, आजन्म। तो इसमें देखिए आजन्म आ गया, जन्म के अनुसार। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिनम दिनम प्रति, ये प्रति आ गया। तो इस तरह से देखिए आ, भर, यथा, अनु, हा, प्रति, यावत, यदि ये पहला पद होता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और
एक और इसका मेन परिभाषा है कि जिसमें इसकी आवृत्ति बार बार हो। जैसे मान लीजिए रातों रात है, रातों रात, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। रातों रात मतलब रात ही रात में। जैसे मान लीजिए दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, तो यहाँ पर भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। यानी कि जहाँ पर आवृत्ति बार बार हो शब्दों की, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। और यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए साल दर साल, तो ये आवृत्ति हो रही है। आइए हम अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वहाँ पे होगा जहाँ में कारक चिन्ह छुपे होते हैं और उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि उत्तर पद का मतलब होता है कि आपका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे सूर्यपुत्र, तो सूर्यपुत्र में सूर्य का पुत्र, यहाँ पे का आपका कारक छुपा हुआ है। और तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के रारी ने नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे भुअरे। तो सूर्य का पुत्र, फिर मान लीजिए दूसरा उदाहरण है कि वनवासी, वन का वासी, तो इसमें देखिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ पे कारक चिन्ह छुपा हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा और उसका उत्तर पद प्रधान होगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि ये विशेषण विशेष्य से जुड़े होते हैं और उपमेय उपमान से भी। यानी कि विशेषण विशेष संबंध हो या उपमेय उपमान संबंध हो, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। अब रही बात कि विशेषण विशेष से क्या होता है, तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि वह काली गाय है, वह गाय काली है। तो जैसे इसमें जो काली है वो तो आपका विशेषण हो गया, ठीक है। बाकी जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो आपका विशेष्य हो जाता है। यानी कि यहाँ पे गाय जो है आपका विशेष्य हो गई, गाय विशेष्य हो गई और जो काली है वो उसका विशेषण हो गया। जैसे वो आदमी मोटा है, तो मोटा उसकी विशेषता बताई जा रही, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो जाता है, तो आदमी की। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य होता है और उपमेय उपमान होता है, उपमेय उपमान संबंध भी होता है। उपमेय उपमान हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उपमान जो होता है वो अस्थाई चीज होती है। जैसे चंद्रमा हो गया, वो उपमान हो जाएगा, लेकिन एक नायिका की जो चेहरा है वो उसका उपमेय हो जाएगा। तो इसमें कुछ ट्रिक हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास है। जैसे उसके में है, जो, के समान, रूपी, ये शब्द आएंगे तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे आप विच्छेद कर रहे हैं और उसमें से ये शब्द मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पे कर्मधारय समास आप मान सकते हैं। जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, यानी कि गाय की विशेषता ये है कि वो नीली है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और मान लीजिए इसका उदाहरण कोई देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पीताम्बर, 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 तो पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु भगवान, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। लेकिन पीला है अंबर, अभी इतना ही इसका विच्छेद करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पे देखिए के समान आ गया,
उसी तरह से है जो के समान रूपी ये शब्द आए तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए हम अगला देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे कि नवरात्रि, चौराहा, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। तो पहला की संख्यावाची विशेषण होगा, दूसरा के स्थान सूचक शब्द भी होते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे पंजाब 5 नदियों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। तो इस तरह से जहाँ पे समाहार शक्ति दिखाई जाती है वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाता है। जैसे नवरात्रि 9 रातों का समूह, ऐसे जब शब्द आए तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास मान लीजिए बहुत ही सरल होता है। उसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो सब लोग जानते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद भी, और इसमें और या अथवा इन शब्दों का लोप होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में देख लीजिए, माता पिता, तो इसमें क्या हो जाएगा, माता और पिता। जैसे मान लीजिए अन्न जल, अन्न जल, तो इसका हो जाएगा अन्न और जल। जैसे मान लीजिए बेटा बेटी, बेटा बेटी, तो बेटा और बेटी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि और शब्द बीच में जुड़ जाए, और या अथवा ये शब्द बीच में अगर जुड़ जाए और दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ये होता है कि ये युग्रूढ़ शब्द होते हैं, ये अंतिम जैसे एक अलग अर्थ को दर्शाते हैं, ये तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लंबोदर, तो लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका, किसका, तो गणेश। तो यहाँ पे तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मान लीजिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको माना जाता है, तो भगवान शंकर को, तो इसलिए यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि जब अन्य पद की ओर इशारा किया जाए तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होना ही होना है। आइए हम कुछ आगे ट्रिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिया है कि जिसमें आपके एक से अधिक उसके समास हो रहे हैं, और आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ऑप्शन दिया गया है, तो अंतिम सत्य बहुव्रीहि समास ही होगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, आपके पेपर में पूछ दिया गया है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, और आपके ऑप्शन में कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि ये तीनों समास उदाहरण में दिए गए हैं ऑप्शन, तो आप अंतिम रूप से बहुव्रीहि समास को ही ट्रिक करेंगे, भले इसमें तीनों समास है, क्योंकि बहुव्रीहि समास इसमें प्रमुख हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री में तीनों समास हैं, कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि भी है, लेकिन आप अंतिम रूप से चयन बहुव्रीहि का ही करेंगे। प्रेमातुर, तो प्रेमातुर में भी कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है और बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से सपरिवार, सपरिवार में अव्ययीभाव समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। मान लीजिए अगर आपके उदाहरण में जैसे ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया जाता है तो आप अव्ययीभाव समास ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया गया है तो आप अव्ययीभाव समास ट्रिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आप अंतिम रूप से बहुव्रीहि समास पर ही जाएंगे। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे कुछ और अपवाद स्वरूप उदाहरण देख लेते हैं। क्या होता है कि वैसे जब प्रश्न आ जाते हैं तो आदमी
दिक्कत में आ जाता है। अब जैसे अलुक तत्पुरुष समास, मान लीजिए ये उदाहरण आ गया, आप बस तत्पुरुष समास पढ़े हैं, अलुक तत्पुरुष जानते ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बारे में ये आप लोग देख लीजिए कि यदि अलुक विकल्प नहीं दिया है तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगर अलुक तत्पुरुष समास उदाहरण में नहीं दिया गया है और आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया गया है तो आपको अंतिम रूप से बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। जिसमें बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है वहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे मनसिज, इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं और ये हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो देख आप इसको नोट कर लीजिए। मनसिज, सरसिजम, युधिष्ठिर, निशिचर, दिवंगत, अंतेवासी, प्रियंवदा, सत्यवदा, धनंजय, मृत्युजय, आत्मनेपद, जयप्रकाश, वाचस्पति, गुरुभाई, सरसिजमु, जनुसांग, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। और इसका प्रमुख पहचान यही है कि इसमें बीच में विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे तत्पुरुष समास में ये होता था कि बीच की विभक्ति का लोप हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उस तरह से तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हम लोग देखे हैं उसमें बीच की विभक्ति का लोप हो गया था। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र लिख दिया गया। तो इस तरह से इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है अलुक तत्पुरुष समास में। इसके एक और भेद हैं तत्पुरुष समास के, नज्ञ तत्पुरुष समास। ये है कि इसका पहला पद नकारात्मक होता है। ये आपका सबसे सही तरीका है इसको पकड़ने का। अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे, यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो तो नज्ञ तत्पुरुष होगा, और यदि अन्य पद प्रधान हो तो नज्ञ बहुब्रीहि होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति, तो यहाँ पे ये पूर्व पद हो जाएगा, ये उत्तर पद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए कि ये उत्तर पद है। तो इसी तरह से है कि यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा तो नज्ञ तत्पुरुष समास होगा, और यदि अन्य पद का अर्थ प्रधान होगा तो नज्ञ बहुब्रीहि समास होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। यह नकारात्मक होता है। उदाहरण है कि अमोघ, तो यानी कि नौमोघ, तो यहाँ पे नज्ञ तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपुत्र, न पुत्र यस्य सः, यहाँ पे नज्ञ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि निषेधवाचक शब्द प्लस मूल शब्द इसमें शामिल होता है। अ, अन, न, ना, गैर, ये शब्द अगर रहें तो वहाँ पे आपका नज्ञ तत्पुरुष और नज्ञ बहुब्रीहि समास होगा। तो नज्ञ तत्पुरुष समास वहाँ पे होगा जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा, और नज्ञ बहुब्रीहि समास वहाँ होगा जहाँ पे प्रथम पद प्रधान होगा। आइए हम अगला देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो जैसे मान लीजिए अनंत है, अभाव है, अनिष्ट है, अनाधिकार है, गैर वाजिब है, अनचाहा है, अविवेक है, अनायास है। ये सब नकारात्मक शब्द हैं, तो यहाँ पे नज्ञ तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी जैसे क्या होता है ना कि ये सब मान लीजिए अपवाद स्वरूप उदाहरण हैं, आपके पेपर में मान लीजिए ये सब प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको जानते रहिए आप लोग। बाकी इतना डीपली प्रश्न आपसे तभी पूछा जाएगा जब समाज से अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी नॉर्मल आप इन समासों को ध्यान में रखे रहिए कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि,
में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अव्यय समास आपका हो जाएगा, प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो वहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, और शब्दों की जब आवृत्ति होगी तब भी वहाँ पे अव्ययी भाव होगा। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का छुपे होते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे कर्मधारय हो जाता है। द्विगु समास क्या होता है कि ये संख्यावाची होता है। यहाँ पे जैसे पंजाब, त्रिवेणी, पंचवटी, नवरात्रि, ये सब जो समाहार वाले शब्द होते हैं संख्यावाची, वहाँ पे द्विगु समास। द्वंद्व में मान लीजिए दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप होता है और या अथवा। अब बहुब्रीहि समास तीसरे पद की ओर इशारा करता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखते हुए और इस समास को अच्छे तरीके से जान लीजिए। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।